हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारे प्रारंभ सीरीज का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था और आज हमें बात करनी है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 और उसके लास्ट लेक्चर के बारे में हमें बातचीत करनी है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा, तो प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरीके से स्टडी नहीं किया है तो आप उसके भी लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से स्ट्रांग कर सकते हैं। ऐसे ही आपके अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी और कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके साथ प्रैक्टिस किए जाएंगे। बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है बेटा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो या चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में फटाफट से फटाफट देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ लिया था। इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करी, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को समझा था बेटा, पार्टनरशिप फर्म को हमने समझा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हमने समझा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने समझा था, जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, किस किस तरीके की कंपनीज होती है, कंपनीज का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी की सारी चीजें हमने जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या करी थी बेटा, समझने की कोशिश करी थी। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और वी कैन से दैट कंपनीज। आज हमें इस चैप्टर को एंड करना है बेटा और एक हम टॉपिक इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। हम समझेंगे बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। हम समझेंगे कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पब्लिक कंपनी जो कि गवर्नमेंट के जरिए रन करी जाती है और प्राइवेट कंपनी जो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के जरिए रन करी जाती है उससे हम बोलते हैं बेटा प्राइवेट कंपनी। तो आज के इस लेक्चर में हमें समझना है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। तो हम यहां लिखेंगे बेटा पब्लिक कंपनी और यहां हम समझेंगे प्राइवेट कंपनी। ओके, इसे हम समझने की कोशिश करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी। इसको आज हमें क्या करना है, समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करनी। क्लियर है बेटा? ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, कम से कम कितने मेंबर्स एक पब्लिक कंपनी के अंदर होने चाहिए। मिनिमम मेंबर्स का मतलब है यहाँ पे शेयर होल्डर्स से। तो पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए बेटा 7 और प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है बेटा कितनी, 2। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक प्राइवेट पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है 7 और एक प्राइवेट कंपनी के अंदर होती है बेटा 2। मेंबर्स का मतलब है यहाँ पे शेयर होल्डर्स से। ठीक है, मैक्सिमम मेंबर्स कितने रह सकते हैं सर? तो मैक्सिमम मेंबर्स अगर हम समझें तो यहां पे हम बात करेंगे मैक्सिमम मेंबर्स के बारे में। मैक्सिमम मेंबर्स यहां पे रह सकते हैं बेटा इनफाइनाइट। पब्लिक कंपनी के अंदर कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वेयर एज इन प्राइवेट कंपनी द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स इज 200। यहां पे कितने मैक्सिमम मेंबर्स रह सकते हैं, कितने शेयर होल्डर्स रह सकते हैं बेटा, 200 रह सकते हैं इन प्राइवेट कंपनी। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। उसके बाद हम करेंगे बात मिनिमम डायरेक्टर्स की, कि सर कौन कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे मिनिमम डायरेक्टर्स की, देन हम बात करेंगे मैक्सिमम डायरेक्टर्स। मैक्सिमम डायरेक्टर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स और मैक्सिमम डायरेक्टर्स कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं बेटा आपके 3 और प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने रह सकते हैं बेटा 2। ये बात आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिमाग में सेट करनी है। और मैक्सिमम यहाँ पे कितने रह सकते हैं बेटा डायरेक्टर्स 15 और यहाँ पे भी मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स रह सकते हैं बेटा 15।
15 मैक्सिमम डायरेक्टर्स यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि पब्लिक कंपनी के अंदर जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स की संख्या है उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा आपको एक जनरल मीटिंग के अंदर। क्लियर है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद हम करते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है। यहाँ पे परमिशन ग्रांटेड है, परमिटेड है, यहाँ पे शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। वेयर एज इन प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे क्या है बेटा, रेस्ट्रिक्टेड है, शेयर्स को यहाँ पे ट्रांसफर किया नहीं जा सकता। यहाँ पे सिचुएशन क्या है बेटा, रेस्ट्रिक्टेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इन्विटेशन टू पब्लिक, क्या हम पब्लिक कंपनी के अंदर इन पब्लिक को इन्विटेशन दे सकते हैं? तो बिल्कुल, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि पब्लिक कंपनी के अंदर पब्लिक को इन्विटेशन दिया जा सकता है, अलाउड है यहाँ पे। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर पब्लिक को जो है इन्विटेशन आर नॉट अलाउड। ये बात आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझनी। इज दैट क्लियर और नॉट? डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। तो यहां मिनिमम मेंबर्स है 7, वहां है 2। मैक्सिमम मेंबर्स यहाँ पे इनफाइनाइट होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 200। मिनिमम डायरेक्टर्स यहाँ पे 3 होते हैं और यहाँ पे 2 होते हैं। मैक्सिमम डायरेक्टर्स यहाँ पे 15 है और यहाँ पे भी 15 है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स परमिटेड है, अलाउड है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है बेटा। और इन्विटेशन टू पब्लिक यहाँ पे अलाउ होता है और यहाँ पे नॉट अलाउ होता है। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? यहां तक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी प्राइवेट कंपनी एंड दी पब्लिक कंपनी। इज दैट क्लियर और नॉट? इसे फटाफट से नोट कीजिए बेटा। फिर हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म है वो बढ़िया रहेगी? अलग अलग फैक्टर्स हैं बेटा। अगर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया रहेगी तो उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं। जैसे कैपिटल के बारे में अगर बात हम करें, भाई कैपिटल अवेलेबिलिटी, कैपिटल अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में रहती है बेटा? तो सबसे ज्यादा कैपिटल अवेलेबिलिटी के लिए सुटेबल कौन सी रहेगी आपकी? कंपनी, मोस्ट सुटेबल ये रहेगी। और लीस्ट कौन सी रहेगी बेटा आपकी? सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कैपिटल अवेलेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। आया ना, सोल प्रोप्राइटरशिप। कैपिटल अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखेंगे तो कंपनी के अंदर कैपिटल अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, वहीं पर ये सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होती है बेटा? कम होती है। अब अगर हम बात करें फॉर्मेशन की कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? तो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन में ज्यादा बढ़िया क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर फॉर्मेशन की कॉस्ट बहुत ही कम रहती है। वहीं पर ही कंपनी को फॉर्म करने के लिए खर्चा क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा आता है। कंपनी को अगर आपको फॉर्म करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा, फॉर्मेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी, टाइम कंज्यूमिंग टास्क वो रहेगा, है ना। इजी टास्क, ईज ऑफ फॉर्मेशन, अगर हम बात करें कि सर किसको फॉर्म करना इजी है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करना बहुत इजी है, इसमें कोई आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी है। वहीं पर ही अगर आपको कंपनी को फॉर्म करना है तो आपको आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से बातचीत करनी पड़ेगी, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे बेटा? किसी कंपनी को फॉर्म कर पाएंगे। तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं बेटा जिसको आपको ध्यान में रखते हुए एक बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है बेटा? सेलेक्ट करना पड़ता है। और भी फैक्टर्स हैं, मैनेजरियल स्किल्स किसके अंदर ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा किसमें रहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट किसमें ज्यादा रहता है, ये सारी की सारी चीजें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है एक बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बेटा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा, उनके एडवांटेजेस हमने देखे, उनके फीचर्स हमने देखे, उनके डिसएडवांटेजेस को हमने डिस्कस किया, उनके टाइप्स को हमने समझने की कोशिश करी और जितना डीप में हम जा सकते थे उसके अंदर हम गए। इससे हमें पता चलता है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। अब इसे हर एक इंडिविजुअल अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग और जो भी उसे लगता है पॉसिबिलिटी कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है बेटा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, जिसमें हमने हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस को, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो,
पार्टनरशिप फर्म हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, उसको बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करी है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उसे समझने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा बेटा, उसमें हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उन केस स्टडीज से जरिए हम पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चैप्टर के अंदर केस स्टडी किस किस तरीके की बनती है, और उन्हीं केस स्टडीज को ध्यान में रखते हुए हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। आपको बस एक काम करना है बेटा कि पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं बेटा, छोड़ सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा उसमें हम इससे कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम आगे स्विच करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 को नहीं पढ़ा है तो उसे फटाफट से जाके पढ़ लें, जिसका नाम है हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसको हमने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करी है विद प्रॉपर नोट्स। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ें, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उन डाउट्स को अपने कमेंट सेक्शंस में छोड़ सकते हैं, वहां पे आपको जवाब दे देंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि फटाफट से नोटिफिकेशंस आपके ऊपर पिंग करके आ जाए। जल्दी ही मिलेंगे बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।